हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेताब। ये हमारा लीनियर जबरा का प्लेलिस्ट है। आज के लेक्चर में जो मैं थ्योरम प्रूफ करूंगा उसका स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। स्टेटमेंट क्या है? एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस पोजेसेस अ बेसिस। सबसे पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ लेंगे थ्योरम क्या कहता है। इसका मतलब ये है कि कोई वेक्टर स्पेस मान लीजिए है V ओवर फील्ड F और वो फाइनाइटली जनरेटेड है। मान लीजिए कि S कोई है जो कि V का सबसेट है, सच दैट लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V। अगर ऐसा है तो इस वेक्टर स्पेस के पास बेसिस जरूर मिलेगा। मतलब एवरी वेक्टर स्पेस, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। ये आपको प्रूफ करना है। So let's do proof without any delay. Starting proof of this theorem, very nice theorem. Generally एग्जाम्स में आ जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी ये थ्योरम अक्सर आता रहता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो वेक्टर स्पेस V और फील्ड F दिया गया है, तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहीं से। लेट V ओवर फील्ड F बी अ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, बी ए फाइनाइटली generated vector space over field F. So let me write this thing, vector space over field F. चलिए ये बात हो गई। फाइनाइटली जनरेटेड बोल रहा है तो इसका मतलब है कि एक सबसेट S मिलेगा, फाइनाइट सबसेट, जो कि V को जनरेट कर रहा है। देयर मस्ट एग्जिस्ट, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट finite subset S of V such that क्या हो रहा होगा? S जो है V को जनरेट कर रहा होगा। मीन्स हमने नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है LS इक्वल टू V। L स्टैंड फॉर लीनियर स्पैन ऑफ S, मीन्स V इज जनरेटेड बाई S। अगर आपको कंफ्यूजन है स्पैन क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, तो आप इस प्लेलिस्ट के प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाकर देख सकते हैं। पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा लीनियर जबरा का प्लेलिस्ट है। सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 करके एक सीरीज में है, ठीक है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। अब हमें प्रूफ करना है क्या कि इस वेक्टर स्पेस के पास बेसिस जरूर मिलेगा, ठीक है। सपोज S इज इक्वल टू V1 V2 Vj प्लस 1 एंड सो ऑन Vn। S फाइनाइट सबसेट है तो हम मान लेते हैं कि S जो है, S में V1 V2 Vj Vn प्लस 1 जो है ये S के एलिमेंट है। N जो है फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है। N को लिख सकते हैं बीइंग फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहां तक तो जो हमने प्रूफ किया है इसमें सिर्फ और सिर्फ जितनी चीजें हमें दी गई हैं उतनी ही चीजें लिखा है। प्रूफ में हमने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। हमने लिखा है V हमारा वेक्टर स्पेस है, ओवर फील्ड दिया गया है, ये फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। इसका मतलब एक फाइनाइट सबसेट S मिल रहा होगा सच दैट LS इज इक्वल टू V, जहां LS मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ S, या हम कह सकते हैं V इज जनरेटेड बाई S। फिर यहाँ पे हमने मान लिया क्या कि ये S जो है V1 V2 Vj Vn प्लस Vn है। अब यहां से बात आती है अगली बात, ये है कि ये S जो है ये V को जनरेट कर रहा है। सोचिए अगर S जो है वो Li हो जाता तो क्या होता? अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाता साथ में, तो हम क्या कहते कि यही S जो है ये V का बेसिस हो गया। क्यों हो गया बेसिस? क्योंकि LS इक्वल टू V तो ऑलरेडी है। अब S अगर Li भी हो जाए, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाए, तो ये बेसिस हो गया। थ्योरम यहां से हमारा प्रूफ हो जाएगा। और अगर S Li नहीं है तो हमें क्या करना है, ये थ्योरम की अगली लाइन होगी। तो पहले केस 1 लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब तो हमारा वेक्टर स्पेस के पास ये S जो की है यही जो है बेसिस बन जाएगा। अगर S Li नहीं है तो क्या करना होगा, ये प्रूफ की आगे की स्टडी होगी। तो आप कह सकते हैं कि इनफैक्ट केस 1 कह सकते हैं, केस 1 लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर S जो है हमारा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ठीक है। तो लेट मी राइट इफ S इज, सॉरी, if S is linearly independent सबसेट ऑफ V, मान लीजिए कि ये जनरेट करने के अलावा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये इसको लिख लीजिए 1। तो ऐसे क्या बन जाएगा, V का बेसिस बन जाएगा। देन
S is a basis of V। क्यों? क्योंकि फ्रॉम वन वी ऑलरेडी हैव, क्या हमारे पास है कि S जो है V को जनरेट कर रहा है। सो फ्रॉम वन वी ऑलरेडी हैव LS इज इक्वल टू V। और अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया तो S बेसिस हो गया। इसका मतलब हमारे वेक्टर स्पेस के पास बेसिस मिल गया। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ना हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो लेकिन जनरेट कर रहा हो V को। तो अब इस पॉसिबिलिटी को लेते हैं केस 2 कह सकते हैं। अब चलते हैं केस 2। मान लेते हैं कि S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। इफ S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। और लेकिन खास बात क्या है, वन भी होल्ड कर रहा है। याद रखिए, लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट ऑफ V सच दैट वन होल्ड्स। तो इस बात को लिखना जरूरी है, सच दैट वन होल्ड्स। मतलब अब ये सिचुएशन ऐसी है कि S जो है क्या कर रहा है, LS इक्वल टू V तो है, साथ ही साथ S इज LD है, लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट है V का। तब वेक्टर स्पेस के पास बेसिस है, ये कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस एग्जांपल में जो स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे वही प्रूफ में करेंगे। मान लीजिए कि आपका वेक्टर स्पेस V जो है वो है R² है और ये फाइनाइटली जनरेटेड है। इसका एक सबसेट S है। मान लेते हैं कि ये क्या है, 1 0 0 1 2 0 3 0 4 0। चलिए ठीक है, ये मैंने इतने ले लिए, S ले लिए। अब हम क्या ये कह सकते हैं कि S जो है V को जनरेट कर रहा है? ऑफ कोर्स हमें प्रीवियस नॉलेज के आधार पे हमें पता है कि LS इज इक्वल टू V इक्वल टू R²। फील्ड हमारा R है, क्योंकि 1 0 0 1 जो है ये इनफ है R² को जनरेट करने के लिए। ये जो एक्स्ट्रा वेक्टर लिखे हैं ये रिडंडेंट वेक्टर है, ये हो ना हो 1 0 0 1 जो है ये इनफ है हमारे R² को जनरेट करने के लिए। तो कुछ हमारे पास यही सी सिचुएशन है जो ऊपर प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो S भाई साहब हैं हमारे, ये है R² के जनरेटर। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन है, क्या है कि S जो है वो Li नहीं है, राइट? S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, S इज लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा केस है जो थ्योरम का जो प्रूफ कर रहे हैं। इस सिचुएशन के बाद हमारा जो है क्या हम करना चाहिए कि प्रूफ हो जाए हमारा, तो इस एग्जांपल में जो स्ट्रेटजी हम बनाएंगे वही थ्योरम में लिखेंगे। तो देखिए कुछ सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई S जो है V को जनरेट कर रहा है और S लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर S लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है भाई, कोई ना कोई वेक्टर होगा जो कि बाकी सारे दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मान लीजिए इसको आपने नाम दे दिया V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4, इसको V5 दिया। तो आपने V5 को ले लीजिए। आप V5 को इन ये V1, V2, V3, V4 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। यही है हमारी लीनियरली डिपेंडेंट होने की सिचुएशन। मतलब यू कैन राइट V5 एस α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस α4 V4, राइट? वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दैट। आप चाहते हैं यहां देख भी सकते हैं जहां अल्फा आई बिलोंग्स टू क्या है, फील्ड है। ठीक है, अब बात आती है क्या कि ये V5 तो एडिशनल वेक्टर है। इसका मतलब एक काम करो कि ये जो V5 है इसको S से रिमूव कर देते हैं, देखते हैं हमारे पास जो नया सेट आता है उसमें क्या क्वालिटी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वेक्टर्स जो रिडंडेंट वेक्टर हैं, ठीक है, उनको हटाते जाएंगे। तो V5 को अगर सेट S से आपने हटा दिया तो आपका जो नया सेट बनेगा S1 बनेगा, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, V4 होगा, करेक्ट? अब आप चेक करिए क्या LS1 इक्वल टू V होगा? ऑफ कोर्स LS1 इक्वल टू V होगा, राइट? देखिए V1, V2, V3, V4 ये चारों मिलके ऑफ कोर्स ये V को जनरेट कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन आपको उसके बाद फिर से ये चेक करना है कि क्या S1 बेसिस तो नहीं है। S1 बेसिस अगर तभी होगा जबकि S1 क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो अब आप यहां पे चेक कीजिए क्या S1 इज Li और नॉट। अगर S1 Li नहीं है, जैसे यहां पे है S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये है हमारे पास। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो फिर उसमें आप वो वेक्टर ढूंढिए जो रिडंडेंट वेक्टर है, जो कि पूरा पिछले सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए अभी V4 को ले सकते हैं हम,
V4 को देखिए वो V3 V2 V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, क्योंकि S1 लीनियरली डिपेंडेंट है। वी कैन ऑलवेज राइट V4 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3 बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंसी। और अब बड़ा आसान है यहाँ चेक भी करना। अब आप क्या कीजिए, इस V4 को भी हटा दीजिए सेट S1 से। तो आप S1 से क्या कीजिए, ये जो V4 आया है कहाँ था हमारा S1, इसको हटा दीजिए। अब देखिए हमारा नया सेट बना क्या, S2। खास बात देखिए S1 भी S का सबसेट है, S2 भी S का सबसेट है। अब आपका जो S2 जो भी हम बना रहे हैं, S2 जो बनेगा आपका, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जरा देखिए। इसमें एलिमेंट है V1 V2 V3, साथ में साथ ये भी है क्या, LS2 मतलब इक्वल टू V इक्वल टू R स्क्वायर, ये भी है। अगर ऐसा है अब तो बचा क्या है आपको चेक करने के लिए, चेक करने के लिए ये बचा हुआ है कि क्या S2 Li है कि नहीं। अगर S2 Li हो गया तो यही हमारा बेसिस बन जाएगा R स्क्वायर का, और नहीं है तो फिर ये प्रोसेस को चलते रहिए। S2 Li नहीं है, S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब फिर से एक वेक्टर मिलेगा हमें जो पिछले सारे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये V3 जो है, V3 आपका क्या था देखिए ऊपर देखिए 1001, ये 20 V3 था। V3 को हम जरूर V1 और V2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। V3 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 V2। आप एक काम कीजिए, फिर से इस V3 को रिमूव कर दीजिए और फिर एक नया सेट बनाइए S3। S3 क्या है, भले इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है, तब तक रिपीट करना है जब तक के पास ऐसा सबसेट ना आ जाए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ V को जनरेट भी कर रहा है। अब अगर आपने इसको भी हटा दिया तो फाइनली जो आपके पास बनेगा सेट वो बनेगा V1 V2, जो कि क्या बन गया आपका 1001। और ये क्या है आपका सबसेट भी है, किसका है ये S का ही सबसेट है, ठीक है। और ये S3 ऐसा है कि LS3 इज इक्वल टू R स्क्वायर, और साथ ही साथ S3 इज व्हाट Li लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये S3 क्या बन जाएगा, इज बेसिस ऑफ V। तो यही प्रोसेस है, क्या है यहाँ पे हमारा प्रूफ खत्म हुआ था। क्या प्रूफ खत्म हुआ था कि अगर ये जो सबसेट S था लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे हो गया तो बेसिस तो हो जाएगा, लेकिन अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपको हमेशा कोई ना कोई वेक्टर मिल रहा होगा जो कि पिछले सारे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में देखा जा सकता है। उसको रिमूव करते जाइए, रिजल्टिंग सेट हमेशा जनरेटिंग सेट रहेगा, ठीक है। जनरेटिंग सेट इसलिए क्योंकि बेसिस इज अ मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑल्सो। इस बात को भी एक बार माइंड में रखे रहिएगा तो आपको बातें और भी क्लियर होंगी। और आपको ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक कि आपको इस S में से सुना कि इस S को रिफाइन कर दीजिए, इसमें रिडंडेंट वेक्टर निकाल दीजिए और वहां तक रिफाइन कीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि प्रोसेस को कब टर्मिनेट करना है, तब टर्मिनेट करना है जबकि रिजल्टिंग सबसेट क्या हो, जनरेट भी कर रहा हो और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो, ठीक है। तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपको ये जो मैंने तरीका बताया है, इसी तरीके को अब हमें प्रूफ में उतार देना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ब्रैकेट कर देता हूँ क्योंकि ये आपको समझाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक प्रूफ में आपको नहीं लिखना है। अगर आप एग्जाम पर्पस से तैयारी कर रहे हैं तो इसे एज ए एग्जाम्पल मान के चले। अब हम यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा एग्जाम्पल है, इसके बाद प्रूफ जो है उसको लिखेंगे। इसको भी इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो केस जो है लीनियर डिपेंडेंट वाला केस लेके चलते हैं एकदम। इस एग्जाम्पल में जो स्ट्रेटजी हमने लिया था, हमने एस को इस तरीके से रिफाइन किया कि S से ही हमने क्या है बेसिस निकाल दिया, किसकी, V की, जनरेटिंग सेट से, ठीक है। तो देखिए वैसे ही इसी बात को हम प्रूफ में लिखते हैं, ठीक। तो लेट मी राइट दिस थिंग, इफ S इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट देन S इज लीनियरली डिपेंडेंट। इतना हो चुका था। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जो एग्जाम्पल दिया है मैंने उसी को रिकॉल करिए, आपका प्रूफ बड़े आसानी से हो जाएगा। इन दिस केस क्योंकि S आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा तो इसको हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट वी आर बिलोंग्स टू एस विच कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। सच दैट, ये इसी बात को लिख रहे हैं, सच दैट इट कैन बी रिटन एज such that it can be written as the linear combination of सीधे सीधे मैं लीनियर डिपेंडेंट होने की कंडीशन लिख रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स लिख सकते हैं हम क्या, vi, जहां पे हम लिख सकते हैं i नॉट इक्वल टू r
और आई वेरी फ्रॉम व्हाट 1 to n, राइट। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि एस लीनियर डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई वेक्टर वी आर मिलेगा जो बाकी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा सकता है। सिर्फ यही बात लिखे और हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई थी, रिमूव दिस वी आर फ्रॉम द सेट। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इफ वी, इसी बात को लिख देते हैं, इफ वी रिमूव दिस वेक्टर from the set S, from set S, the new set का नाम मान लेते हैं S1, जैसा लिखा था मैंने, the new set जिसको हम बोल रहे हैं S1 से S1 will still be generating set of V, that is LS1 is still equal to V। एग्जाम्पल आपके सामने दिया था मैंने, अगर ये Li हो गया तो यही बेसिस हो जाएगा, नहीं तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। तो इस बात को लिख सकते हैं अगेन, इफ S1 is Li, if S1 is linearly independent, ठीक है, और LS1 इक्वल टू V है ही, मतलब V S1 से जनरेट है ही, तो S1 क्या बन जाएगा, देन S1 इज ए बेसिस ऑफ V, राइट। और अगर नहीं है, और यहां बात लिख देते हैं S1 इज ए बेसिस ऑफ V, और हमारा प्रूफ हो गया, इसलिए सकते हैं एंड वी आर डन एट दिस स्टेप, यहीं पे हमारा जो है स्टेप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, ठीक है, इफ नॉट तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। इफ नॉट वी रिपीट दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को ही मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, वी रिपीट दिस प्रोसीजर, ठीक है, फाइनाइटली मैनी टाइम्स में ये प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपका वेक्टर स्पेस V जो है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, फाइनाइटली जनरेटेड है, ठीक है, उसके जनरेटर में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट है, तो ये प्रोसेस जो है आफ्टर फाइनाइटली मैनी स्टेप्स टर्मिनेट हो जाएगा। इफ नॉट वी रिपीट दिस प्रोसीजर फाइनाइटली मैनी टाइम्स और आपका प्रूफ ओवर हो जाएगा, फाइनली मैनी टाइम्स, इनफैक्ट आपको बेसिस मिल जाएगा। इसी बात को लिखते हैं, सो दैट वी अराइव, हमें कहां पहुंचना है, हमें ऐसे सेट पे पहुंचना है कि वो जनरेट भी कर रहा हो और Li भी हो, लीनियर इंडिपेंडेंट हो, तो यही बात लिखने जा रहे हैं। इफ नॉट वी रिपीट दिस प्रोसीजर फाइनाइटली मैनी टाइम्स सो दैट वी अराइव टू ए लीनियरली इंडिपेंडेंट जनरेटिंग सबसेट ऑफ V, यही हम चाहते थे और ये होगा, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट जनरेटिंग सबसेट ऑफ V। और आपका यहां से आपको ये थ्योरम जो है प्रूफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एनी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम प्रूफ, एकदम स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ, और भी इसके प्रूफ्स हैं, लेकिन ये जो प्रूफ है एकदम एलिगेंट प्रूफ आप कह सकते हैं, ये है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। और इस प्रूफ का सारा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताया है। इसमें बस 2 केसेस में आपको ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये तो आपको यहाँ तक दिया हुआ है कि V जो है फाइनाइटली जनरेटेड है, मतलब एक सबसेट S मिल रहा है कि LS इज इक्वल टू V, मीन्स V इज जनरेटेड बाई S। अब S पे डिपेंडेंट है, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वेक्टर स्पेस के बाद S बेसिस है, थ्योरम प्रूफ। अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब S लीनियरली डिपेंडेंट है बट S V को जनरेट भी कर रहा है, तो चूंकि बेसिस जो है वो मिनिमल जनरेटिंग सबसेट होता है, ठीक है, तो आपके पास जरूर से जरूर रिडंडेंट वेक्टर होंगे। तो आपको क्या करना है कि उस वेक्टर्स को रिमूव करते जाना है, ठीक है, तब तक रिमूव करना है जब तक कि आपके पास S से ऐसा सबसेट निकल के बाहर ना आ जाए जो कि जनरेट भी कर रहा हो V को, साथ ही साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाँ, हमें वेक्टर स्पेस के पास बेसिस जरूर मिलेगा अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड है। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट दिस थ्योरम। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब मी इफ आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी आउट, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।